हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस की 13वीं क्लास पढ़ने वाले हैं, M13 पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा था। और आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है उच्चतम न्यायालय की कार्य व शक्तियाँ लिखिए। 11 नंबर का ये प्रश्न है। 11 नंबर में हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं वो देखेंगे। और ये मेरे पॉलिटी के नोट्स से लिया हुआ है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके डेमो मांगते हैं नोट्स का, मेंस का, तो यही जिससे मैं पढ़ा रही हूँ यही मेरा डेमो है। और इसको ही मैंने, जो मेरे नोट्स हैं वो विथ फ्लो चार्ट, विथ डायग्राम, विथ मैप कवर किए गए हैं। जहाँ पे जितनी वर्ड लिमिट है उसको कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। उच्चतम न्यायालय की कार्य व शक्तियाँ। तो भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। ये आप थोड़ा सा इंट्रो में लिख सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह से न्यायालय काम करता है। तो सबसे सर्वोच्च स्तर पर रहता है उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। फिर होता है उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट। फिर होता है जिला न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से 3 प्रकार के न्यायालय हमारे यहाँ काम करते हैं। सबसे सर्वोच्च जो होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। और सेकेंड नंबर पे उच्च न्यायालय होता है और थर्ड नंबर पे जिला न्यायालय होता है। तो इस प्रकार से 3 स्तरों पे पूरी न्याय व्यवस्था काम करती है। हम उसके गठन के बारे में बढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 5 में इसका प्रावधान है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायालय के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मतलब संविधान का जो भाग 5 है उसका जो अनुच्छेद 124 से 147 है उसमें न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में क्या बताया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा व अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय क्या होता है? राज्यों में होते हैं। जैसे हमारा मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश का जो हमारा मेन मुख्यालय है वो जबलपुर में है, और खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। तो वो हमारा उच्च न्यायालय का है। और ये सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मेन है सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ पे है? सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। तो गठन के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से न्याय व्यवस्था काम करती है वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब इसके पढ़ते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी योग्यताएं क्या हैं उसमें जाने के लिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में, ये उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश के पद पर उसने काम किया हो, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर जा सकता है। उसको कानून का जानकार हो, मतलब राष्ट्रपति की संज्ञान में, राष्ट्रपति की जानकारी में हो कि वह कानून का जानकार हो। लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में उसने काम किया हो। लगातार 10 वर्षों तक उसने क्या किया हो? अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए योग्यता है। फिर उसके शपथ और वेतन भत्ते। तो राष्ट्रपति गोपनीयता की इसको शपथ दिलाता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो संचित निधि द्वारा निर्धारित होते हैं। अनुच्छेद 125 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो इनके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आपसे पूछे तो 62 वर्ष है, और सर्वोच्च न्यायालय का कितना है? 65 वर्ष है। अब हम इनकी शक्तियाँ या अधिकारिता पढ़ते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं कुछ इस प्रकार से फ्लो चार्ट में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 131 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब ये क्या क्या अधिकार हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये फ्लो चार्ट में एक बार आपको एक समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया। जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंस का पैकेज आप ले सकते हैं। 39 बुकलेट है जिसमें आपको 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर की बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट आपको वो मिलेंगी। जो टोटल मेंस की आपको 47 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप ये 8 बुकलेट ना लेना चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। 5 साल के पुराने पेपर हैं। उनके साथ आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे। पेड व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। समय समय पर टॉपिक दिए जाएंगे और समय समय पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से भी अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंस और प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
मेंस और प्री, मेंस प्लस जो प्री है, प्री की आपको 12 बुकलेट मिलेंगी और मेंस की विथ सॉल्ट आपको 47 बुकलेट मिलेंगी। इस तरह से टोटल 59 बुकलेट आपको मिलेंगी। आप भारत में कहीं भी रहते हो ये आपको आपके पास पहुंच जाएगी। मेंस की आप अगर PDF में सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। सबसे पहला है भारत संघ या ये उस भारत संघ के बीच कोई अव्यवस्था हो गई हो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई अव्यवस्था हो गई तो वो इसके अधिकार में आता है। भारत संघ और कुछ राज्यों के बीच विवाद हो गया हो तो वो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार संबंधी विवाद हो वो इनके अधिकार में आते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद हो तो वो इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे कि गोलकनाथ बराम केरल राज्य विवाद हुआ था तो वो इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आया था। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में 3 प्रकार के प्रकरण शामिल होते हैं। पहला होता है संवैधानिक, दूसरा होता है दीवानी और तीसरा होता है फौजदारी। जो दीवानी है वो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत और फौजदारी अनुच्छेद 134 के अंतर्गत होता है। परामर्शदात्री अधिकार क्या होते हैं कि उच्चतम न्यायालय उच्चतम राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति उनसे परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 1 कोई भी उनको दुविधा हो राष्ट्रपति के मन में किसी विषय के प्रति तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, तो वो उनका परामर्शदात्री अधिकार होता है। जैसे कि 24 अक्टूबर 1994 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में लिया था। फिर है अभिलेख न्यायालय। तो अनुच्छेद 1 अभिलेख मतलब होता है कि यहाँ की जितनी भी न्यायालय की सभी जानकारी होती है वो लिखित रूप में उपलब्ध होती है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है, जिस कारण उच्चतम न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायालय को अपने द्वारा जो निर्णय दिया है, उसने जो भी निर्णय लिया है उसको बदलने की या पुनर्विचार करने की शक्ति रहती है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। फिर है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति भी इनको प्रदान की गई है। किसकी शक्ति प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति भी इनको दी गई है। फिर है न्यायालय की अवमानना। तो सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकार की अवमानना होती है, एक होती है सिविल और एक होती है अपराधी। सिविल या आपराधिक दोनों ही मामलों में जो न्यायालय की अवमानना है वो अधिनियम 1975 के अंतर्गत दंड प्रदान कर सकती है। किसी भी बात में न्यायालय की जो न्यायालय अगर आपसे कुछ बोलता है किसी से और उनकी बात को ना माना जाए तो वो न्यायालय की अवमानना कहलाती है। सिविल मतलब आप अपनी इच्छा से कोई उनके कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं, और या आपराधिक मामले ऐसे मामले का प्रकाशन करना जिसने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की हो। कोई भी न्याय आपराधिक मामले मतलब कैसे आपराधिक अपमानना कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो आपराधिक हो जाएंगे, और जानबूझ के कर रहे हैं तो सिविल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से न्यायालय अवमानना 2 प्रकार की होती है। सर्वोच्च न्यायालय अवमानना के आधार पर 2000 रुपये का आर्थिक दंड और 6 माह का अधिकतम कारावास दे सकता है। तो इस प्रकार से हमने सर्वोच्च न्यायालय की पूरी शक्तियाँ पढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूरा का पूरा आज हमने पढ़ा है, क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय, किस प्रकार से ये काम करती है, इसका गठन कैसे होता है, इसके शपथ, इसकी शक्तियाँ पूरी फ्लो चार्ट में पढ़ा। फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर अपीलीय, परामर्शदात्री, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार का संरक्षक, न्यायिक अवमानना न्याय, और ये पूरा हमने पढ़ा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी मेंस की सीरीज़ देखने के लिए जितनी अभी तक मैंने करवा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेंस सीरीज़ आपको मिल जाएगी, मेंस क्रैश कोर्स, तो आप वहाँ जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।